दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक प्रश्न आया है आप लोगों का जो कि समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड है। क्या है? समबाहु त्रिभुज से का क्षेत्रफल पूछा गया है और त्रिभुज की भुजा दी गई है 20 सेंटीमीटर। क्या दिया गया? 20 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है। आप लोगों को त्रिभुज का क्षेत्रफल पता ही होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने क्या पढ़ा है? √3/4 और भुजा का स्क्वायर। भुजा आपको पता ही है और भुजा कितनी दी गई है? 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि हमने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा है। देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? √3/4 और भुजा का स्क्वायर। आप लोगों को भुजा भी पता है कितना है? √3/4 और भुजा आपको कितना दिया गया है? 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर आप लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे इसे। यानी कि 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400। √3/4 इंटू कितना? 400 और ये हो जाएगा आपका 100। यानी कि कितना आ गया? 100√3। तो ये कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो जब भी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में पूछा जाए, अगर भुजा दी है, कभी कभी ये भी प्रश्न थोड़ा सा घुमा करके दे देते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया गया, समबाहु त्रिभुज दे दिया गया कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लो दे दिया उन्होंने 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। प्रश्न दे दिया कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 100√3 यानी कि 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आपको समबाहु त्रिभुज की भुजा पता करना है। तो आप बहुत ही आसानी से पता कर लेंगे। यही फार्मूला लगेगा आपका। बस जहाँ क्षेत्रफल है वहाँ 400 हो जाएगा और यहाँ भुजा का स्क्वायर। तो ये चीज़, ये जो √3/4 है ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई के केस में, यानी कि 4/√3 हो जाएगा और भुजा स्क्वायर है तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे और भुजा की वैल्यू निकाल लेंगे। बात समझ में आएगी? ऐसे भी क्वेश्चन बहुत सारे घुमा करके मिलते हैं। सीधा सीधा कभी क्वेश्चन बहुत ही कम आता है, रेयर केस में, और ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं। देखिए, जैसे मान लो दिया गया है दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 3:2 है। दिया गया यदि दो व्रत हैं और दिया गया दोनों व्रत की परिधियों का अनुपात, परिधि अपना जानते हैं 2πr, यानी कि जो सर्किल है, व्रत है, उसका परिधि दिया गया 2πr, यानी कि परिधियों का अनुपात दे रखा है इन्होंने। कितने व्रत हैं? 2 व्रत हैं, 2 सर्किल हैं और दोनों की परिधियों का अनुपात दे रखा है कितना? 3:1 और ये दे रखा है और कहा गया कि वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात। साथियों, सर्किल से इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है। बहुत ही आसान है और इस प्रकार के उम्मीद है जितने क्वेश्चन मिलेंगे, मैं जो भी इस प्रकार के क्वेश्चन बता रहा हूँ, उम्मीद है जितने क्वेश्चन मिलेंगे आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट होके क्वेश्चन पर ध्यान देना है। यानी कि प्रश्न ये दिया गया है। देखिए प्रश्न क्या दिया गया? परिधियों का अनुपात। आपको क्या दिया गया कि सर्किल की जो व्रत है उनकी परिधियों का अनुपात दिया गया और परिधि आप जानते हैं किसी व्रत की परिधि कितना होता है? 2πr होता है। 2πr होता है। तो 2 व्रत हैं और दोनों व्रत, पहला व्रत मान लीजिए r1 त्रिज्या है और दूसरे व्रत की कितना है? 2πr2 और दोनों परिधियों का अनुपात दे रखा है। कितना दे रखा है? 3:1। कितना दे रखा है? 3:1 और कह रहा है क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। समझ गए? आप कैसे निकालेंगे? देखिए, यहाँ से आपको 2π कैंसिल हो जाएगा, r1 r2 मिल जाएगा। तो जब किसी वृत्त की त्रिज्या पता हो जाती है तो क्षेत्रफल आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। और क्षेत्रफलों का इन्होंने एरिया का अनुपात पूछा है। एरिया का अनुपात A1:A2 ज्ञात करना है आप लोगों को। आप लोग बहुत आसानी से ज्ञात करेंगे। कैसे? देखिए, यहाँ से 2π कैंसिल हो गया और आपका r1 जो है, r1:r2 कितना आया? 3:1। ये चीज़ आ गया और आपको पाई
चूँकि पाई r1 ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। हमने वृत्त का एरिया का क्षेत्रफल क्या पढ़ा है, पाई r स्क्वायर पढ़ा है कि नहीं। किसी वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर जो भी है, तो ए पाई r1 स्क्वायर और कितना हो जाएगा पाई r2 का स्क्वायर। अब देखिए कैसे निकालेंगे अनुपात, यानी कि इसमें भी पाई r1 स्क्वायर अपॉन पाई r2 स्क्वायर। अब आप जानते हैं पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और r1 कितना है 3 अब का होल स्क्वायर और 1 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9:1। आ गया साथियों कैसे, a1 कितना a1 a2 कितना हो जाएगा 9:1। तो ऐसे आप सॉल्व कर लेंगे। आपको त्रिज्या पता थी, आपको परिधि पता थी, और परिधि से हम त्रिज्या निकालेंगे और त्रिज्या से हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो जब भी कभी क्षेत्रफल को लेकर के क्वेश्चन आए या फिर क्षेत्रफल को लेकर के क्वेश्चन है, या फिर कभी कभी ऐसा दे देते हैं क्षेत्रफल दे देंगे और आपसे पूछेंगे परिधियों का अनुपात क्या होगा, तो वैसे ही निकालेंगे। इसको उल्टा सेशन मतलब उल्टा चलेंगे, यानी कि r1 r2 का जब होल स्क्वायर पता है तो आप यहाँ से क्या करेंगे r1 r2 का रेशियो निकालेंगे, 3:1 आएगा और फिर वही करेंगे, यानी कि 2 पाई r1 और 2 पाई r2 तो 3:1 आ जाएगा। तो कैसे भी क्वेश्चन घुमा करके दें, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि त्रिज्या आपको पता है तो आप क्षेत्रफल निकाल लेंगे, त्रिज्या पता है तो आप परिधि निकाल लेंगे। चाहे अनुपात पूछा जाए चाहे वैल्यू पूछी जाए, हम हर तरीके से इसे सॉल्व कर लेंगे। साथियों जैसे इस प्रकार से उम्मीद है कि इस प्रकार से सर्किल से जो भी क्वेश्चन आएंगे आप इस प्रकार से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक प्रश्न देखिए पूछा गया, सर्किल से ही पूछा गया। एक प्रश्न पूछा गया कि मान लीजिए 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या का कोई वृत्त है। क्या है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है और वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है और जीवा की लंबाई पूछ रहा है। देखिए जीवा, आप जानते हैं जीवा क्या होती है। जीवा क्या होती है कि कोई वृत्त है और वृत्त को काटते हुए कोई ऐसे, जैसे मान लीजिए जो केंद्र से सर्किल पर पड़ता है उसे त्रिज्या कहते हैं। जो केंद्र से अब सर्किल पर जो लाइन खींची होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं त्रिज्या। लेकिन यहाँ पर जीवा की बात की गई, तो जीवा किसी वृत्त की परिधि पर, वृत्त की परिधि पर दो बिंदुओं को जो मिलाने वाली जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है, वो जीवा कहलाती है। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। देखिए कोई वृत्त दिया गया, क्या दिया गया, कोई वृत्त। मान लीजिए ये क्या है, एक वृत्त है और वृत्त की जीवा, हमने एक जीवा बना दिया ऐसे, दो बिंदुओं को काट रही है, ए और बी को काट रही है, तो ये जीवा हो गई। आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कहीं पर भी ये दो बिंदुओं को काटती है। अगर यहाँ से यहाँ तक बना देंगे तो ए भी जीवा हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ये भी जीवा हो जाएगी। तो हमने एक जीवा बना दी, ए और बी दो बिंदुओं को काट रही है, वृत्त की परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, जीवा। हमने एक जीवा बना दी। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा था कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, 10 सेंटीमीटर वृत्त की क्या है, त्रिज्या। हमने इसका केंद्र मान लीजिए यहाँ डिसाइड किया, ये केंद्र है, वृत्त का केंद्र है। तो केंद्र से जो भी परिधि पर जो भी बिंदु को मिलाएगी वो क्या कहलाएगी, त्रिज्या। परिधि पर किसी भी पॉइंट पर हम केंद्र से जो रेखा मिलाएंगे वो त्रिज्या कहलाती है। और त्रिज्या की इन्होंने लंबाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर। क्या दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। और वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब देखिए ये केंद्र है, आपको पता है ये केंद्र बिंदु है ओ, मान लीजिए ओ केंद्र बिंदु है और त्रिज्या की आपकी लंबाई पता है 10 सेंटीमीटर है। और यहाँ से दिया गया कि केंद्र से जीवा पर जो लंबाई पड़ रही, जो दूरी है जीवा तक की दूरी, केंद्र से जीवा तक की दूरी वो 6 सेंटीमीटर दे रखी, वो 6 सेंटीमीटर दे रखी है और जीवा की लंबाई पूछ रहा है। देखिए इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं और
जो है वृत्त दे देंगे और आपको त्रिज्या पता होगी, आपको जीवा की लंबाई ज्ञात करनी होगी, या कभी कभी जीवा की लंबाई दे देंगे और कहेंगे केंद्र से जीवा तक के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब केंद्र से जीवा तक कोई लंबाई डाली जाती है तो जो यहाँ त्रिज्या, ये त्रिज्या मिला रही है, तो त्रिज्या और ये जो लंब है यानी कि ये कौन सा एंगल बनाता है, ये समकोण त्रिभुज बनाता है। क्या बनाता है? समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज की आपको लंब पता है, आपको कर्ण पता है, आप आधार बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। और जैसे ही आधार निकलेगा, क्योंकि ये जो केंद्र जीवा पर जो मिल रहा है, केंद्र जीवा पर जिस पॉइंट पर काट रहा है, मान लो एम पॉइंट पर काट रहा है, तो जो ए एम होगा और ए एम बी होगा, ये दोनों बराबर होंगे। यानी कि मिडिल पॉइंट पर केंद्र से जो दूरी दे रखा है जीवा पर, तो हमेशा ये मिडिल पॉइंट होगा। तो कैसे निकालेंगे आप इसको क्या करेंगे, आप एक त्रिभुज ले लेंगे ए ओ एम, त्रिभुज आप ले लेंगे, या ए एम ओ, आपने त्रिभुज ले लिया ए एम ओ, और ये त्रिभुज कैसा है, ये समकोण त्रिभुज है। क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो आपने पाइथागोरस प्रमेय जो पढ़ी थी, पाइथागोरस थ्योरम जो पढ़ी थी, आपने पाइथागोरस प्रमेय क्या पढ़ी थी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए मैं जीरो लेवल से लेके चल रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि आप लोगों को मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं आती, लेकिन जब भी आप मैथमेटिक्स को एक बार समझेंगे तो आप इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लगा लेंगे बहुत ही आसानी से। देखिए प्रश्न आपने समकोण त्रिभुज का में क्या लगाया, पाइथागोरस प्रमेय, जो आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी, पाइथागोरस थ्योरम, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी। क्या पढ़ा था? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण आपको पता है कितना, 10 का स्क्वायर, और लंब आपको पता है 6 का स्क्वायर, और प्लस आधार आपको नहीं पता है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 100 माइनस ये 36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, इधर गया 36, और इक्वल टू आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से ये आ गया 64, ये आ गया आधार का स्क्वायर। और जब आधार बराबर हम निकालेंगे, जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट 64, और ये कितना हो जाएगा 8। तो आधार कितना आ गया आप लोगों का, 8 सेंटीमीटर। क्या आ गया? 8 सेंटीमीटर। अब देखिए अगर आपको इसका आधार पता हो गया, यानी कि ए एम पता हो गया, ए एम कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। अगर आपको ए एम पता हो गया तो एम बी कितना होगा, हमने बताया 8 होगा, क्योंकि यहाँ पर भी परिधि जब हम मिलाएंगे, ये जब त्रिज्या मिलाएंगे तो दोनों भुजाएं सेम हो जाएंगी, समबाहु त्रिभुज बनेगा। तो जब दोनों भुजाएं सेम होंगी, यानी कि ये भी भुजा सेम होंगी, तो ये भी समकोण त्रिभुज बनेगा। तो ये दोनों मिडिल पॉइंट है, ये दोनों एम मिडिल पॉइंट पर रहेगा, तो ये दोनों बराबर होंगे। ए एम बराबर किसके होगा, एम बी के। तो आपको 8 सेंटीमीटर ए एम पता हो गया, तो इसका 2 गुना क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो आपने निकाला ए बी बराबर कितना, 2 गुणे 8 बराबर कितना, 16 सेंटीमीटर। तो आपको जीवा की लंबाई पता चल गई, यानी कि जीवा की लंबाई ए बी कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर। क्योंकि अगर ये 8 है, ये 8 सेंटीमीटर, तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगी। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को लगाएंगे। कैसे आप ध्यान दें एक बार, अगर आपको जीवा निकालनी है, जीवा की लंबाई निकालनी है, तो आप समकोण त्रिभुज निकालेंगे। कभी कभी ये भी दे देते हैं कि आपको दूरी निकालनी होती है और जीवा की लंबाई दे देते हैं। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए, अगर मान लो हमको ये नहीं पता है, अगर ये पता है 8 सेंटीमीटर,
तब भी देखिए बहुत आसानी से ये 16 सेंटीमीटर दे देंगे ए बी, तो आपको ए बी का अर्धक कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब देखिए इसकी अगर लंबाई नहीं पता है तब भी हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, और पाइथागोरस थ्योरम में कर्ण पता होगा, आधार पता होगा, तब भी लंब आसानी से निकाल लेंगे, और लंब निकालने के बाद में हमें दूरी पता चल जाएगी, केंद्र से जीवा तक की दूरी। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड हुआ है, कई बार हमने देखा है, कई एग्जामों में आ चुके हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा सा हेर फेर हो जाता है। तो ये क्वेश्चन ऐसे बहुत ही आसानी से लगा लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि ए और बी हैं और इनके आयु का अनुपात 6:5 है। प्रश्न को ध्यान से समझिए, ए और बी है और इनके आयु का अनुपात जो है वो 6:5 है, और कहा जा रहा है उनकी आयु का योग कितना है 44 वर्ष। उनकी आयु का योग 44 वर्ष है, तो 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रश्न बहुत ही आसान है, आप लोगों को क्या ध्यान देना है कि यदि उसमें अनुपात दिया गया है, यदि दोनों का अनुपात दिया गया, मान लो ए तथा बी दोनों की आयु का अनुपात दिया गया, और आयु का अनुपात कितना है, आयु का अनुपात दे रखा है 6:5। कितना दे रखा है 6:5। आयु का अनुपात इतना दे रखा है, और कह रहा है आयु का योग, यदि उनकी आयु का योग 44 वर्ष है, यदि उनकी आयु का योग 44 वर्ष है, तो 8 वर्ष बाद उनकी आयु का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए आयु का योग यदि 44 वर्ष है, तो मान लेते हैं उनकी आयु का योग, तो ए की आयु यहाँ से कितनी निकलेगी, ए की आयु हो जाएगी 6x। ऐसे ही बी की आयु कितनी हो जाएगी, बी की आयु हो जाएगी 5x। तो ए और बी की आयु टोटल आयु कितनी हो जाएगी, आयु का योग दिया गया ए की आयु प्लस बी की आयु कितनी हो जाएगी 6x और प्लस 5x बराबर हो जाएगा 11x। अब देखिए ए और बी की आयु का योग भी आपको पता है कितना 44 वर्ष, तो ये हो जाएगा 44 वर्ष और बराबर 11x। तो जब 44 ए और बी की आयु का योग कितना है 44, और आपको ये पता है कि पहले की आयु कितनी है 6x और बी की आयु कितनी 5x, आपको कितना हो गया 11x। तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया 4। तो ए की आयु कितनी आई, ए की आयु आ गई, ए की आयु कितनी हो गई 6x आपको पता था, तो 6 × 4 कितना हो गया 24 वर्ष। और बी की आयु कितनी हो गई, बी की आयु इसी प्रकार से निकालेंगे 5x, यानी कि 5 × 4 यानी कि कितना हो जाएगा 20। अब अगर दे रखा है अनुपात ज्ञात करना है ए और बी की आयु का, क्या, हाँ 8 वर्ष बाद, कह रहा है 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। तो चाहे अब 8 वर्ष का है, चाहे 20 वर्ष का है, चाहे अब 10 वर्ष का है, बस उसमें हम 8 दोनों में जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों की आयु 8 वर्ष बाद पूछा है ना। तो ए की आयु 8 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 8 वर्ष बाद ए की आयु हो जाएगी 8 वर्ष बाद ए की आयु कितनी हो जाएगी, ए की आयु हो जाएगी 24 + 8 बराबर कितना 32 वर्ष, 32 वर्ष हो जाएगी। इसी प्रकार से बी की आयु कितनी हो जाएगी 20 + 8 कितना 28 वर्ष। अब कह रहा है अगर अनुपात कह रहा है तो ए और बी की आयु का अनुपात 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 32 और अनुपात कितना 28। अब देखिए दोनों को 4 से हम डिवाइड कर सकते हैं ना, तो 4 × 8 = 32 और 4 × 7 = 28। ये आ गया आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात। 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात कितना होगा 8:7 होगा। तो बिल्कुल सिंपल है। इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको हम निकालेंगे सबसे पहले कि आपको दोनों आयु का अनुपात दिया था, आपने अनुपात अलग अलग की आयु पता कर ली, एक की 6x और दूसरे की 5x। आपको आयु का अनुपात दिया गया था 44 वर्ष, जब आपने ऐड किया 6 × 5 = 11x और 11x बराबर 44, तो x की वैल्यू आ गई 4, और x की वैल्यू जब आ गई तो a की आयु b की आयु आपको पता चल गई, क्योंकि 6x 5x आपको दिया था। तो इस प्रकार से आपने निकाला है, 8 वर्ष जोड़ दिया उसमें, 8 वर्ष बाद आ गया और फिर अनुपात निकाल लिया आपने। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत ही आसान है ये।
देखिए कह रहा है एक भिन्न है और भिन्न के अंश में 20% की कमी कर दी जाती है और हर 10% बढ़ा दिया जाता है, तो भिन्न का अनुपात कितना हो जाता है? 16:5 हो जाता है। भिन्न का अनुपात कितना हो जाता है? 16:5 हो जाता है, 16:55 हो जाता है। तो भिन्न का मान ज्ञात कीजिए, भिन्न का मान ज्ञात कीजिए। पहला है 20% कम हो जाता है अंश में और हर में कितना हो जाता है? 10% बढ़ा दिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे? देखिए हम थोड़ी देर के लिए भिन्न क्या मान लेते हैं? x/y है। हमने मान लिया x/y जो है भिन्न है, जिसमें x अंश हो गया और y क्या हो गया? हर। और आपसे कहा जा रहा है कि जो अंश है उसमें कितना बढ़ाया जा रहा है? उसमें 20% घटाया जा रहा है। उसमें अंश में 20% घटाया जा रहा है और हर में 10% बढ़ाया जा रहा है। वही प्रोसेस हम करेंगे प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्नानुसार कैसे करेंगे? x में अगर हम 20% बढ़ाएं तो यानी कि 100 + 20/100, ये हो गया। 20% हमने बढ़ा दिया, 100 + 20/100 है ना। ये 20% हमने अंश में बढ़ा दिया। और हर इसी प्रकार से करेंगे। हर कितना है? 20% घटाया जाता है अंश में। क्या किया जाता है? बढ़ाया नहीं जाता। 20% घटाया जाता है और हर में 10% बढ़ाया जाता है, तो 10% हम बढ़ा लेते हैं। 100 + 10/100। अगर इतना हम करते हैं, प्रश्न ये कह रहा है कि अंश में अगर 20% घटाते हैं और हर में 10% बढ़ाते हैं तो भिन्न कितना हो जाता है? 16/55 हो जाता है। ये प्रश्नानुसार इक्वेशन हम बना लेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे और x/y यानी कि भिन्न की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी बहुत ही आसानी से। कैसे? आप इसको देखिए। इसमें क्या हो जाएगा? x × 100 से 20 जाएगा कितना? 80/100 और नीचे कितना आएगा? y × 110/100 और बराबर 16/55। आप यहाँ से 100 कैंसिल कर देंगे और कितना आएगा? 80x/110y बराबर 16/55। अब ये क्या हो जाएगा? x/y बराबर 16/55 और गुणे 110 कितना? 80। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 16×5 = 80 और 55 दूना कितना होता है? 110। तो x/y कितना आ गया? x/y आ गया 2/5। इस प्रकार से बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या करेंगे? हम डरेंगे नहीं, क्वेश्चन पे समझेंगे। क्वेश्चन में सिर्फ परसेंट बढ़ाने की बात की गई। एक में परसेंट बढ़ाया गया अंश में और हर में 20% 10% घटाया गया, 10% बढ़ाया गया। देखिए कभी कभी क्या होता है, प्रश्न ऐसे भी दे सकते हैं। मान लो इसमें परसेंट बढ़ाया गया, परसेंट की फॉर्म में बढ़ाया गया। कभी कभी कहेंगे x में अंश में 10 बढ़ा दिया गया, हर में 11 बढ़ा दिया गया, फिर भिन्न 2/5 हो जाता है, या ऐसे कुछ। तो जो भी अंश में परिवर्तन होता है, जो भी हर में परिवर्तन होता है, हम प्रश्नानुसार पहले अंश में परिवर्तन करेंगे, फिर हर में परिवर्तन करेंगे और फिर जो वो भिन्न जिसके बराबर होगा वो वैल्यू लिखेंगे और फिर x/y की y की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस प्रकार से भिन्न प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर हमने देखा कि 20% बढ़ाया गया, 20% घटाया गया, 10% बढ़ाया गया अंश और हर में, हमने लिखा और फिर बराबर हमने जो वैल्यू थी 16/55 वो हमने लिख दिया और फिर उसे सॉल्व कर लिया और सॉल्व करने के बाद में आ गया 2/5, यानी कि भिन्न का मान कितना है? 2/5। तो इस प्रकार से हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन। तो साथियों कुछ नए क्वेश्चन के साथ में जो बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्ज़ाम में, लेकिन आप उन्हें नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं या उनमें थोड़ा इजी वे नहीं आ पा रहा है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए इन प्रश्नों पर। हम नेक्स्ट सेशन में कुछ नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।